कहानी की शुरुआत जूनवू नामी एक नौजवान से होती है, जिसकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा कंप्यूटर गेम खेलने और लाइव स्ट्रीमिंग करने में गुजरता है। एक दिन सुबह के वक्त जब वह बेदार होता है तो उसे अपनी माँ का लिखा हुआ एक खत मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि घर का राशन खत्म हो चुका है, इसलिए बाहर से सौदा सुल्फ ले आओ। लेकिन जूनवू इस खत को एक तरफ रख देता है और फौरन अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाता है, क्योंकि उसे आज एक मशहूर खेल खेलना होता है और अपनी लाइव स्ट्रीमिंग भी शुरू करनी होती है। जैसे ही वो खेल में दाखिल होता है तो उसकी स्क्रीन पर देखने वालों के पैगामों की बौछार शुरू हो जाती है। हर कोई यही लिख रहा होता है कि टेलीविजन खोलकर देखो, शहर में कोई बहुत खौफनाक हादसा हो रहा है। जूनवू हैरान होकर अपनी स्ट्रीमिंग रोक देता है और टेलीविजन ऑन करता है। खबरें देने वाली औरत कुछ बताने ही वाली होती है कि अचानक नशरियात का राब्ता कट जाता है। उसी लम्हे उसके मोबाइल फोन पर एक के बाद एक इमरजेंसी अलर्ट पैगाम आने लगते हैं। घबराकर जब वो खिड़की के पास जाता है और नीचे सड़क पर देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नीचे सड़क पर क़ियामत सुगरा बरपा होती है। लोग जान बचाकर भाग रहे हैं, गाड़ियां आपस में टकरा रही हैं और कुछ लोगों के कपड़े खून से लथपथ हैं। उनकी आंखें सुर्ख हैं और चेहरे बिगड़े हुए हैं और वो बराहे रास्त दूसरे लोगों पर हमले कर रहे हैं। जिसे भी काटा जाता है वो चंद लम्हों के अंदर अंदर खुद भी उन्हीं जैसी हालत में तब्दील हो जाता है। इसी अफरा तफरी के आलम में इमारत के अंदर से भी चीखें और पुकार की आवाजें आने लगती हैं। जूनवू जब दरवाजे के सुराख से बाहर देखता है तो उसका पड़ोसी सांगवू जान बचाकर अंदर घुस आता है। वो कांपती हुई आवाज में बताता है कि उसके अपने भाई ने उस पर अचानक जानलेवा हमला कर दिया था। थोड़ी ही देर बाद टेलीविजन पर खबर आती है कि पूरे मुल्क में एक ऐसा पुरअसरार वायरस फैल चुका है जो इंसानों से उनका होशो हवास छीनकर उन्हें इंतहाई खूनख्वार और पागल बना देता है। हुकूमत ने बाकायदा तौर पर उन्हें मुर्दाखोर ज़ॉम्बी करार दे दिया है और सबसे खतरनाक बात यह है कि जरा सा काट लेने या खुरचने से दूसरा इंसान भी ज़ॉम्बी बन जाता है। ये सब सुनकर जूनवू का दिल दहल जाता है। उसे फौरन याद आता है कि उसके पड़ोसी ने भी बताया था कि उसके भाई ने उसे काटा है। जब वह बावर्ची खाने से एक बड़ा चाकू लेकर आता है तो उसे मालूम होता है कि उसके अंदर मौजूद पड़ोसी की हालत भी बदलने लगी है। उसकी आंखें सुर्ख हो जाती हैं और जिस्म में झटके लगने लगते हैं। वह देखते ही देखते एक खूनख्वार ज़ॉम्बी बन जाता है और जूनवू पर हमला कर देता है। जूनवू बड़ी मुश्किल से उसे धक्का देकर बाहर निकालता है और दरवाजा बंद करके उसके आगे भारी फ्रिज लाकर खड़ा कर देता है। घर में खाने पीने का सामान बहुत कम होता है और माए बाप से भी कोई राब्ता नहीं हो पा रहा होता। माए की तरफ से सिर्फ एक मुख्तसर पैगाम आता है कि बेटा अपना ख्याल रखना, हम अभी वापस नहीं आ सकते। ये पढ़कर जूनवू की आंखें भर आती हैं। अगले दिन जब वो एक छोटे ड्रोन की मदद से बाहर का नज़ारा करता है तो उसे हर तरफ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी नजर आते हैं। रात के वक्त एक बहादुर पुलिस अफसर अकेली उन खूनख्वार दरिंदों से लड़ती है, लेकिन आखिरी गोली खत्म होने पर ज़ॉम्बी उसे घेर लेते हैं और वो भी उन्हीं का शिकार बन जाती है। ये मनहूस मंजर देखकर जूनवू का दिल अंदर से टूट जाता है और उसका बचा हुआ थोड़ा बहुत खाना भी गिरकर खराब हो जाता है। अब उसके पास न तो खाने के लिए कुछ बचता है और न ही पीने के लिए एक कतरा। भूख और प्यास की शिद्दत से जब उसकी हालत गैर हो जाती है और वह अपनी जिंदगी का खात्मा करने का सोचता है, तब सामने वाली इमारत की खिड़की से एक सुर्ख रोशनी का इशारा होता है। वह देखता है कि सामने वाली इमारत में यूबिन नामी एक बहादुर लड़की रह रही है, जो दूरबीन की मदद से उस पर नजर रखे हुए है और एक तख्ती पर लिखकर उसे समझाती है कि शोर मत करो, ज़ॉम्बी सुन लेंगे। यूबिन के पास खाने का सामान भी है और खुद को बचाने के लिए अच्छे हथियार भी हैं। जब यूबिन इस खौफनाक ज़ॉम्बी फायर फाइटर को कुल्हाड़ी से नीचे गिरा देती है तो दोनों को एक कड़वी हकीकत का एहसास होता है कि अब उनके पास फ्लैट में मौजूद राशन खत्म होने वाला है। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो घर से बाहर निकलकर खुद तलाश करना होगी। रात के वक्त जूनवू अपने पैरों पर कपड़ा लपेटकर इंतहाई खामोशी से बाहर निकलता है और अपने मुर्दा पड़ोसी के फ्लैट से बंद डिब्बे और एक वॉकी टॉकी ढूंढ निकालता है। जब वो अपने फ्लैट में वापस पहुंचता है तो अगले दिन अचानक वॉकी टॉकी की चरचराहट से उसकी आंख खुल जाती है। दूसरी तरफ से यूबिन की मीठी आवाज गूंजती है, हेलो, क्या तुम सुन रहे हो? ये सुनकर जूनवू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अब दोनों घंटों आपस में बातें करते हैं। जूनवू अपने बचपन का ड्रोन उड़ाने का शौक बताता है तो यूबिन अपने खाना बनाने के शौक का जिक्र करती है। बातों बातों में यूबिन बताती है कि उसे बुलंदी से बहुत डर लगता है, क्योंकि बचपन में हाइकिंग के दौरान वो फिसल गई थी। इस पर जूनवू हंसकर कहता है, जो लड़की एक सेकंड सोचे बिना ज़ॉम्बी का हाथ काट सकती है, उसे बुलंदी से कैसे डर लग सकता है? यूबिन मुस्कुराकर जवाब देती है कि अब वह उन्हें इंसान नहीं मानती, इसलिए डरना बंद कर चुकी है। दो बिल्कुल अजनबी इंसान जो इस तबाह हाल दुनिया में कभी न मिलते, अब एक दूसरे के सबसे बड़े सहारे बन चुके होते हैं। खौफनाक तूफान और खतरनाक जाल।
लेकिन यह खूबसूरत सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। अचानक बाहर से एक हौलनाक शोर सुनाई देता है। यह बारिश की आवाज नहीं बल्कि ज़ॉम्बियों के एक बहुत बड़े गोल के दौड़ने की आवाज होती है। यह खौफनाक भीड़ उनकी इमारत में घुस जाती है। बदकिस्मती से घबराहट में यूबिन का हाथ शेल्फ से टकरा जाता है और सामान जोर से नीचे गिर जाता है। तमाम ज़ॉम्बियों के सर एक ही सिमत में घूम जाते हैं। वो आवाज का सुराग तलाश कर चुके होते हैं। अगर ज़ॉम्बी अंदर आ गए तो मौत यकीनी थी। ऐन वक्त पर जून वू के दिमाग में एक तरकीब आती है। वो फौरन यूबिन के पड़ोसी के फ्लैट के लैंडलाइन नंबर पर फोन मिला देता है। फोन की घंटी पूरे राहदारी में गूंज उठती है और तमाम ज़ॉम्बी आवाज की तरफ दौड़ पड़ते हैं। यूबिन बाल बाल बच जाती है। जमीन पर आखिरी मार्का। अब अलग अलग रहना खतरे से खाली नहीं होता। यूबिन एक मजबूत रस्सी अपने जिस्म से बांधकर खिड़की के रास्ते नीचे उतरने का फैसला करती है। वह इंतहाई फुर्ती और बहादुरी से नीचे उतरती है, लेकिन नीचे ज़ॉम्बियों की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि उसकी ताकत जवाब देने लगती है। एक ज़ॉम्बी उसे पीछे से दबोच लेता है और जमीन पर गिरा देता है। यूबिन की मौत सामने खड़ी होती है कि अचानक हवा में एक लोहे की छड़ घूमती हुई आती है और ज़ॉम्बी को दूर फेंक देती है। ये जून वू होता है जो अपनी जान की परवाह किए बगैर नीचे आ चुका होता है। दोनों मिलकर ज़ॉम्बियों से लड़ते हैं और एक करीबी लिफ्ट में छिपकर ऊपर की एक पनाहगाह में पहुंच जाते हैं। वहां एक और पुरअसरार शख्स उनका इस्तकबाल करता है, लेकिन वो शख्स चालाक निकलता है और खाने में नशा आवर दवा मिलाकर दोनों को बेहोश कर देता है। उसका मकसद अपनी ज़ॉम्बी बन चुकी बीवी को जिंदा रखना और बाहर से आने वाले शिकार उसे खिलाना होता है। जब होश आता है तो यूबिन खुद को एक खून आलूद कमरे में बंद पाती है, जहां एक ज़ॉम्बी औरत रस्सियों से बैंधी होती है। वो शख्स कहता है कि वह अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता है और उसे मार नहीं सका। ऐन वक्त पर जून वू अपनी रस्सियां तोड़कर बंदूक के साथ वहां पहुंच जाता है और दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही वो ज़ॉम्बी औरत सीधी अपने ही शौहर पर टूट पड़ती है। वह शख्स कोई मुजाहमत नहीं करता, क्योंकि वह मरते वक्त भी सिर्फ अपनी बीवी के हाथों जान देना चाहता था, और आखिरी अल्फाज कहता है, आई लव यू। जून वू कांपते हाथों से ट्रिगर दबाता है और इस खौफनाक बाप को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। लेकिन गोली की आवाज से बाहर मौजूद हजारों ज़ॉम्बी पागल होकर इमारत पर हमला कर देते हैं। गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं और दोनों के पास मौत के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। यूबिन नम आंखों से जून वू को पिस्तौल देकर कहती है कि अगर मरना ही है तो वो ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहती, और वह चाहती है कि जून वू उसे खुद अपने हाथों से गोली मार दे ताकि उसे तकलीफ न हो। जून वू के हाथ कांप जाते हैं, लेकिन तभी बाहर से एक मोजिजाती आवाज गूंजती है। ये किसी ज़ॉम्बी की नहीं बल्कि फौजी हेलीकॉप्टर के पंखों की गरजदार आवाज होती है। दोनों भागकर छत पर पहुंचते हैं। शुरू में उन्हें लगता है कि हेलीकॉप्टर जा चुका है और उनकी उम्मीदें टूटने लगती हैं, लेकिन अगले ही लम्हे वो फौजी हेलीकॉप्टर वापस आकर अपनी भारी मशीन गन से तमाम ज़ॉम्बियों का सफाया कर देता है। फौजी जवान अपने हाथ बढ़ाते हैं और जून वू और यूबिन इस जहन्नुम से निकलकर हेलीकॉप्टर में सवार हो जाते हैं। डूबते सूरज की रोशनी में हेलीकॉप्टर जब शहर से दूर उड़ता है तो जून वू के फोन पर एक बार फिर नेटवर्क आ जाता है। उसकी स्क्रीन पर घर वालों के पैगाम चमक उठते हैं कि वो सब खैरियत से हैं, और साथ ही यह भी मालूम होता है कि पहले दिन इंटरनेट पर उसकी शेयर की गई तस्वीर की वजह से ही बचाव टीम तक उसका पता पहुंचा था। जून वू की आंखों से खुशी के आंसू भी निकलते हैं और यूबिन के साथ उसका यह नया सफर एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ जाता है।